छात्रगण बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित कठिनतम प्रश्नों को भी आप राघव क्लासेज के छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस बिहार ज्ञान श्रृंखला से आसानी से हल कर देंगे साहब। एक बार सुनकर तो देखिए, दीवाने हो जाएंगे। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं जीतू जी चेन्नई से, सुधाकर जी हाजीपुर से, साक्षी जी वैशाली से, दीपक जी बक्सर से, अशोक जी धनबाद से, शिखा जी हाजीपुर से, रेणु जी जीना बिहार से। हम सभी साथियों द्वारा बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है और अंत में आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिहार की कलात्मक संपदा प्राचीन भी है। मौर्य काल में बिहार ने कला और स्थापत्य में समस्त उत्तरी भारत को मार्गदर्शन प्रदान किया। आधुनिक काल में पटना कलम और मधुबनी चित्रकला ने बिहार को राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध कराई। कला के प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य बिहार में मौर्य काल से उपलब्ध हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य के अवशेष पटना एवं राजगीर में तथा गया के समीप के पहाड़ियों में देखे जा सकते हैं। पत्थर पर चमकीली पॉलिश का उपयोग मौर्य वास्तुकला की उत्कृष्ट विशेषता है। अब आगे की जानकारी जीतू जी चेन्नई से देंगी। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं जीतू कुमारी अपने ग्रुप साथी के साथ बिहार ज्ञान में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी सुदर्शन जी ने पीछे कुछ तथ्य बताए। अब आगे। अशोक द्वारा धम्म नीति के प्रचार हेतु यह स्तंभ बनवाया गया था। यह स्तंभ काफ़ी ऊंचे थे। इनके शीर्ष पर पशुओं के आकार थे जिन्हें नीचे उल्टे हुए कमल के फूल के समान आसन भी था। ऐसे स्तंभ बिहार में 4 जगहों पाए गए। लौरिया नंदगढ़, लौरिया उरेराज पश्चिमी चंपारण में है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण में और बसाड़ वैशाली में है। इन पर प्रथम 6 स्तंभ लेख सुरक्षित हैं। इनके निर्माण में चुनार के धूसर बालू के पत्थर का उपयोग हुआ है और इन पर चमकीली पॉलिश किया गया है। शीर्ष पर सिंह का उपयोग हुआ मगर राजपुरवा से प्राप्त स्तंभ पर सांड की आकृति बनी है। यक्षों की 2 मूर्तियां हैं जो पटना से प्राप्त हुई है किंतु अभी तक कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में ये सुरक्षित हैं। प्रसिद्ध पुराविद शास्त्री काशी प्रसाद जायसवाल ने इन्हें अजातशत्रु और उदयन की मूर्तियां बताया है। पटना में ही लोहानीपुर से 2 मूर्तियां पुरुषों के नग्न शरीर की प्राप्त हुई है जो संभवतः जैन तीर्थकार की प्रतिमाएं होगी। इनका निर्माण भी जैन शैली की कर्षक मुद्रा में हुई। मूर्ति कला का अद्भुत नमूना पटना सिटी के दीदारगंज से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति है जिसे कभी दीदारगंज यक्षी और कभी स्त्री रत्न का नाम दिया जाता है। अभी यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। शंगु और कुषाण काल में कला का विकास जारी रहा। गुप्त काल में पुनः वास्तुकला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। इनकी प्रेरणा सारनाथ के क्षेत्र में विकसित और मथुरा कला से प्रभावित शैली से प्राप्त हुई थी। गुप्तकालीन मूर्ति कला के नमूने रोहतास, भोजपुर, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, सुल्तानगंज, पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुए। पाल युग में पत्थर और कांसे की मूर्तियों के निर्माण एक अनंत शैली का विकास बिहार में हुआ जिसका प्रसार बंगाल में भी देखा जा सकता है। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की शैली में निर्णायक देन धीमन और उसके पुत्र बिटफाल की रही। ये नालंदा के निवासी थे और 9वीं शताब्दी के 2 महान पाल शासकों धर्मपाल और देवपाल के नज़दीक थे। अब इस तरह से जुड़े एक क्वेश्चन। दीमन और उनके पुत्र बिटफाल कहाँ के निवासी थे?
इसके आगे की जानकारी सुधाकर जी देंगे, जो हाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर बिहार से बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि जीतू जी ने बताया, आगे की जानकारी मेरे द्वारा सुनिए। पाल युग में पत्थर की मूर्तियां भी कलात्मक सुंदरता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये मूर्तियां काले बैसाल्ट पत्थर की बनी हैं, जो संथाल परगना, झारखंड और मुंगेर जिला की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए हैं। सामान्यतः इन मूर्तियों में केवल शरीर के अगले भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है। कुछ ही मूर्तियों में पिछले भाग को भी उतने ही ध्यानपूर्वक ढंग से बनाया गया है। इस काल में सुंदर और कलात्मक मृदभांड भी देखे जा सकते हैं। लोगों का रहन सहन, खाना पीना, वेशभूषा, क्रियाकलाप, क्रिया एवं मनोरंजन, सुख दुख, रीति रिवाज और संस्कार की झलक इनमें देखी जा सकती है। कलात्मक सुंदरता एक उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर एक स्त्री को बैठी मुद्रा में दिखाया गया है। दाहिना पैर बाएं पैर पर रखा है और शरीर झुका हुआ है। एक आईना के लिए वह अपने रूप को निहार रही है और दूसरे हाथ में उंगलियों को अपने मांग में सिंदूर भर रही है। उसके शरीर को आभूषणों से भरकर उसकी सुंदरता और भी आकर्षक बना दिया गया है। अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष, इनमें लगभग 100 लघु चित्रण बने हैं। इनमें महात्मा बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त महायान परंपरा में पूजे जाने वाली विभिन्न बौद्ध देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। प्राथमिक रंगों में लाल रंग, नीला रंग और काला रंग एवं सफ़ेद रंग तथा सहायक रंगों में हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी और धूसर रंग इनमें प्रयोग किया गया है। पाल शासकों की देन स्थापत्य कला के क्षेत्र में निर्णायक रही। नालंदा में विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और विहार देखे जा सकते हैं। और अंत में एक सवाल, प्राथमिक रंगें कौन कौन सी हैं? आगे की जानकारी साक्षी जी वैशाली से देंगे। धन्यवाद। मैं साक्षी कुमारी बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्व सुधाकर जी ने बताया, अब आगे की जानकारी मैं दूंगी। पाल वंश पद्मपरांत सेन शासकों के संक्षिप्त शासनकाल का विकास में महत्वपूर्ण नहीं था। 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क, अफगान और मुगल शासकों की विशिष्ट देन स्थापत्य कला के क्षेत्र में रही। तुर्क काल की ही सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बाया का मकबरा है। इसका निर्माण 1553 में हुआ और इस पर दिल्ली के समकालीन तुगलक शैली का प्रस्ताव है। इसकी सीधी प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई, जिसकी सबूत ढलानी दीवारों और लंबूत्रों गुंबद में देखे जा सकते हैं। अफगान शैली के प्रतिनिधित्व सासाराम स्थित 3 मकबरे में होता है, जो हसन खां, शेर शाह और इस्लाम शाह के हैं। शेर शाह का मकबरा बिहार में नहीं बल्कि समस्त भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसका निर्माण 1535 से 1545 में पूरा हुआ। झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोरे चबूतरे का बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसका छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। अपनी सादगी, संतुलित के रूप में गंभीरता के लिए यह मकबरा प्रसिद्ध है। अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला यह आखिरी और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदरता उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर में स्थित मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ। यूरोपीय वासियों के आगमन में यूरोप स्थापत्य की शैली में प्रभाव बिहार में पड़ा। हॉलैंड की शैली में प्रभावित पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज के भवन हैं। पटना सिटी में स्थित पादरी की होली हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें गोथिक शैली में प्रतिनिधित्व करती है। राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय की इमारतें यूरोपीय पुनर्जागरण काल में शैली का प्रभाव है और
पटना संग्रहालय की सुल्तान पैलेस की इमारतें देखे जा सकते हैं। जैसा कि पटना मुगल साम्राज्य के पतन का आवश्यक है। शाही दरबार में कलाकारों को प्रसरे न मिलने के कारण इनका पलायन अन्य क्षेत्र में होने लगा था। इस क्रम में चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप में विकसित हुए। इन्हीं में से एक पटना कलम या पटना शैली भी है। इसका विकास 18वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में बना। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आ जाते हैं, जिन्हें अधिक कटर कागज और कहीं कहीं हाथी के दांत पर बनाए गए हैं। सामान्यतः इन चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्य और जनसाधारण जीवन के ही चित्रण हुआ है। लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार, सुनार, एक्का वाला, पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोतता हुआ किसान, साधु सन्यासी आदि के चित्र सामान्यतः इस शैली में देखे जा सकते हैं। इन्हें अलावा पशु पक्षियों को भी दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के फूलों का भी चित्रण हुआ। ऐसे चित्र जिसने पृष्ठभूमि का महत्व नहीं। मनुष्य को चित्रों में ऊंची नाक, भरी भावे, पतले चेहरे, गहरी आंख और पुरुषों की घनी मूछें दिखाई गई है। तस्वीर को बनाने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम हुआ है। 1770 से 1730 इसके अतिरिक्त हुलास लाल भी इस शैली के आरंभिक प्रतिनिधि में एक थे। उनका काल 1785 से 1885 था। इनके प्रसिद्ध चित्रों में दीपावली और होली के दृश्य दिखाए गए हैं। अन्य चित्रों का जयराम दास सहनी और प्रसाद इन्हीं के नमूने पटना संग्रहालय में बड़ी संख्या के सुरक्षित है। मधुबनी चित्रकला का इतिहास पुराना है, मगर इसे ख्याति हाल में दशकों में ही प्राप्त हुए। यह लोकपाल है जिसमें महिलाओं की हो पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र 2 प्रकार के होते हैं और इससे संबंधित जुड़े कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। शेरशाह का मकबरा कहाँ बनी और इसकी आकृति कैसी है? शाह दौलत का मनेर में स्थित मकबरा किस वर्ष बना था? विभिन्न युगों में बने स्तूप और विहार किस जिले में देखे जा सकते हैं? अब आगे की जानकारी दीपक जी देंगे। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार बिहार ज्ञान श्रृंखला की अगली जानकारी के साथ। मधुबनी कला का एक अन्य रूप अरिपन है। यह आंगन में या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र हैं। इन्हें बनाने में कूटे हुए चावल को पानी और रंगों में मिलाया जाता है। विगत वर्षों में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। इस शैली के मुख्य प्रतिनिधियों में पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। वर्तमान में मधुबनी चित्रकला के कुछ प्रमुख केंद्र इस प्रकार हैं: मधुबनी, सिमरी, लहरियासराय, रांची आदि। मधुबनी हस्तकला खासकर चित्रकला के आए दिन विदेशों में लगातार प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही है। शशिकला देवी चित्रों के प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। शशिकला देवी के चित्रों के प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। स्थिति यह है कि जापान के तोकामाची सिटी में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया जा रहा है। संगीत का महत्व सभी संस्कृतियों में निर्णायक रहा है। यह एक और मनोरंजन का साधन है, तो दूसरी ओर सृजनशील प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी। आगे की जानकारी अशोक जी द्वारा, जो धनबाद से हैं। धन्यवाद। लोक संगीत के अनेक रूप बिहार में प्रचलित है, जिनका संबंध दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से है। विवाह के समय, शुभ मंगली, जन्म उत्सव पर सोहर, कृषि कार्यों में बारहमासा आदि गायन की लोकप्रिय शैलियाँ हैं। बिहार में लोक नृत्य की परंपरा भी बहुत समृद्ध है। इसकी 3 मुख्य धाराएं हैं। उत्तरी बिहार में विदेह क्षेत्र के लोक नृत्य जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं पर आधारित है और इनका धार्मिक महत्व है, जैसे रामलीला नाच, भगत नाच,
कृतिनिया नाच और पूजा आरती नाच। आदिवासियों के लोक नृत्य जो प्राकृतिक और सामाजिक संस्कारों पर आधारित है, इनमें जादू, कर्मा, यात्रा आदि प्रमुख है। जादू नृत्य का संबंध सरहुल से है, जो बिहार के आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा यह एक महत्वपूर्ण नृत्य डोमकच है, जिनमें गायन और नृत्य के साथ साथ उपयोग होता है और इसमें हास्य उल्लास का वातावरण अधिक छाया रहता है। नृत्य की अन्य लोकप्रिय शैलियों में झूमर, पैका, नटुआ, नचनी आदि के नाम लिए जाते हैं। विश्व में भारत के सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार में भी बिहार की देन उल्लेखनीय रही है। पाली भाषा, चैत्य बिहार और स्फुट निर्माण शैली तथा चित्रकला के इतिहास में बौद्ध और जैन धर्म की सामूहिक देन अविस्मरणीय है। पर्व और त्यौहार। बिहार त्योहारों का प्रदेश है। राज्य में मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों में कुछ तो क्षेत्रीय हैं, कुछ राष्ट्रीय, जिनमें प्रमुख है बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के दिन बिहार में सरस्वती माँ की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन कर विसर्जन किया जाता है। रामनवमी। इस त्यौहार को बिहार में भगवान श्री रामचंद्र जी के राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग उपवास रखते हैं और विशेष पकवान तैयार करते हैं। इस दिन भजन गाते हैं, रामायण तथा रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस दिन मंदिर, आंगन तथा पवित्र स्थलों पर झंडे लगाने की प्रथा है, जिस पर हनुमान जी की आकृति अंकित होती है। इस दिन जुलूस भी निकलता है। होली। बिहार में अत्यधिक हर्षोल्लास से होली का त्यौहार हर साल फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी के साथ नए वर्ष का आगमन भी होता है। इस त्यौहार का संबंध भक्त प्रहलाद के जलाए जाने के प्रयास से है। प्रहलाद तो सुरक्षित रहा, मगर उसे जलाने की चेष्टा में होलिका स्वयं जल गई। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। शिवरात्रि। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। यह शिव एवं पार्वती के विवाह का स्मारक है। रक्षाबंधन। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, जिसका अर्थ भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्राण है। तीज तथा चौथ। भाद्र मास की तीसरी और चौथी तारीख को महिलाओं द्वारा यह त्यौहार अपने पति के कुशल मंगल के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाएं व्रत रखती है। विजयदशमी। यह त्यौहार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। यह त्यौहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इस दिन राम ने रावण का वध किया था, अतः नगरों में रामलीला की जाती है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। दीपावली। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को हिंदू समाज और जैन समाज की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के आने से पूर्व घरों, दुकानों में आदि में सफाई, पुताई, रंगाई होती है और हिंदू लोग इसे राम की रावण पर विजय के उपरांत अयोध्या आगमन की याद में मनाते हैं। धन्यवाद। अब आगे की विस्तार शिखा जी करेंगे। मैं शिखा कुमारी हाजीपुर बिहार से बिहार ज्ञान की इस श्रृंखला में जैसा कि अशोक जी ने बताया, आगे की जानकारी मेरे द्वारा सुनिए। दवात पूजा। यह पर्व कायस्थ जाति द्वारा विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा। बिहार के क्षेत्रीय त्यौहार में सबसे महत्वपूर्ण छठ पूजा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन से यह पूजा प्रारंभ होती है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा होती है। ईद। मुसलमानों का यह प्रमुख त्यौहार है, जो रमजान महीने के उपवास की समाप्ति के बाद मनाया जाता है। इसे ईद उल फितर भी कहते हैं। बकरीद। इसे ईद उल अजहा भी कहते हैं। मुसलमान इस अवसर पर पशु बलि देते हैं। मुहर्रम। इस्लामी पंचांग के पहले महीने का नाम है। इसका मूल रूप शोक प्रदर्शन का है, जिस पर अभी भी शिया संप्रदाय आचरण करता है। क्रिसमस। यह ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व हर साल दिसंबर महीने में 25 को मनाया जाता है।
गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु का जन्म दिवस था। इस दिन नगर में शोभा यात्रा भी निकाला जाता है। महावीर जयंती जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक एवं 24वें तीर्थक भगवान श्री महावीर की जन्मस्थलीय बिहार में ही है। बुद्ध जयंती वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती का पर्व बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद। मैं रेणु शर्मा बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे से पूर्व शिखा जी ने आपको बिहार ज्ञान श्रृंखला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया है। अब उससे आगे मधुश्रावणी पर्व मिथिलांचल में नव युवतियों द्वारा विशेष उल्लास से मनाया जाता है। इसका आरंभ नाग पंचमी से होता है और मधुश्रावणी के दिनों में घरों को सजाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। बिहार राज्य में छोटे बड़े अनेक मेले लगते हैं। वे मेले किसी पर्व त्योहार के अवसर पर तीर्थ स्थानों में अक्सर लगते हैं। कुछ प्रमुख मेलों का वर्णन निम्नलिखित है, जैसे वैशाली का मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, जानकी नवमी का मेला, मेष संक्रांति का मेला, सैराट मेला इत्यादि। चलिए अब इन मेलों को विस्तार से समझते हैं। वैशाली का मेला महावीर के जन्म स्थली वैशाली में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को एक मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में जैन धर्म को मानने वाले लोग पूरे देश से एकत्रित होते हैं। हरिहर क्षेत्र का मेला यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, जो गंगा गंडक के संगम पर सोनपुर में आयोजित होता है। यह मेला पूरे एक पक्ष तक चलता है। यह मेला मुगलों के शासनकाल से आयोजित होते आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला इस अवसर पर हरिहर क्षेत्र में नाथ भोलेनाथ की पूजा की जाती है और लोग गंगा में स्नान कर दान करते हैं। सोनपुर मेला का आरंभ भी इसी के साथ होता है। जानकी नवमी का मेला यह मेला सीतामढ़ी नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। सीतामढ़ी सीता जी की जन्मस्थली है। सीता जी के जन्म दिवस पर यहाँ एक विशाल मेला का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है। मेष संक्रांति का मेला यह बिहार के विभिन्न भागों में सुतानी, सतुआ संक्रांति या शिरुआ, विशुआ आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नवन भजवा का उत्सव भी मनाया जाता है। सैराट मेला मिथिलांचल का यह विशिष्ट मेला शादी विवाह के कार्यों को सुगम बनाने तथा इसमें मितव्ययता लाने में सहायता होता है। सामान्यतः आषाढ़ माह के अंतिम चरण में आयोजित इस मेले में विवाह योग्य युवकों और उनके अभिभावकों की उपस्थिति मुख्य आकर्षण होती है। विवाह योग्य कन्याओं के अभिभावक नहीं विवाह संबंधित निर्णय लेते हैं। पंजीकारों द्वारा गोत्र और कुल का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है और विवाह की बात तय होने पर तत्कालिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है। अंत में इन तत्वों से संबंधित एक प्रश्न कर रही हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? धन्यवाद। मैं साक्षी कुमारी बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत करती हूँ। मेरे सभी साथियों द्वारा बताए गए तथ्यों से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 1, कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य बिहार में किस काल से उपलब्ध होने लगे थे? क्वेश्चन नंबर 2, धर्म नीति के प्रचार हेतु काफ़ी ऊंचे स्तंभ किनके द्वारा बनाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 3, किस युग में पत्थर की मूर्तियाँ की कलात्मक सुंदरता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और विहार किस जिले में देखे जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, शाह दौलत का मनेर में स्थित मकबरा किस वर्ष बना था?
क्वेश्चन नंबर 6, सिया देवी, कौशल्या देवी आदि को कौन सी पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 7, शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी किस देश में हो चुकी है? क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में रामनवमी का त्यौहार किनके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल बिहार में कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? धन्यवाद।